जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग संगम युग के पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप इसका लाभ प्राप्त कीजिए। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ये छूट का लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप समझते हैं संगम युग। देखिए, संगम युग की बात हम लोगों ने पहले वीडियो में कुछ हद तक करी थी, जहाँ पे हमने सीखा था कि ये दक्षिण भारत में तमिल से जुड़ा हुआ युग है। इसमें चेर पहले नंबर पर थे, फिर आगे थे चोल और फिर थे पांड्य। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चेर, चोल और पांड्य का जो सामूहिक अध्ययन है यही संगम युग कहलाता है। देखिए, चेर की बात करेंगे तो इनका प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा धनुष बाण, चोल का प्रतीक चिन्ह था बाघ और पांड्य का प्रतीक चिन्ह था मछली। ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या रहे थे। ये हम लोगों ने पीछे की वीडियोस में देख रखे हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे संगम राज व्यवस्था और प्रशासन, मतलब संगम युग के दौरान राज व्यवस्था कैसा चलता था, उनका प्रशासन कैसा होता था। तो संगम काल के दौरान वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था। वंशानुगत राजतंत्र का मतलब है, देखिए, राजतंत्र का मतलब है कि राजा वाला सिस्टम वहां पे चला करता था, राजा होते थे वही शासन चलाते थे। वंशानुगत का मतलब है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, मतलब जो राजा होते थे उनकी संतान राजा बनती थी। संगम युग के प्रत्येक राजवंश के पास शाही प्रतीक था। देखिए, शाही प्रतीक अभी हम लोगों ने पीछे समझा है। जैसे चोल के लिए क्या था, बाघ था, पांड्य के लिए मछली था और चेर के लिए धनुष या धनुष बाण हुआ करता था। राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता था। मतलब राजा को नियंत्रित करने के लिए 5 परिषद होते थे, जिन्हें 5 महासभा कहते थे। जैसे मंत्री को अमैचार कहा जाता था, पुरोहित पुरोहितार कहा जाता था, दूत को दूतार, सेनापति को सेनापतियार और गुप्तचर को उर्रार, ये नाम दिया जाता था। ये 5 महासभाएं जो कि राजा की शक्ति पर नियंत्रण करते थे। सैन्य प्रशासन का संचालन कुशलतापूर्वक किया जाता था और प्रत्येक शासक के साथ एक नियमित सेना जुड़ी हुई थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि राजस्व था। देखिए, प्राचीन काल में अगर आप देखेंगे तो भारत के आय का प्रमुख स्रोत भूमि राजस्व ही हुआ करता था, जबकि विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क लगाया जाता था। युद्ध में लूटी हुई संपत्ति को भी राजकोषीय आय माना जाता था। अब देखिए, डकैती और तस्करी, इसको रोकने के लिए भी सड़कों और राजमार्गों पर उचित व्यवस्था बनाई गई थी। मतलब संगम काल में डकैती न हो, चोरी न हो, लूट न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। आगे अब धर्म की बात करेंगे कि संगम काल में धर्म कौन सा था, तो यहाँ पर दिया है, परंपरा के अनुसार अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण में उत्तर भारतीय आर्य सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार किया। तो अगस्त्य ऋषि का नाम याद रखिएगा, इन्होंने दक्षिण भारत में आर्य सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार किया। संगम काल में मुरुगन, विष्णु, शिव, इंद्र, बलराम एवं कृष्ण की उपासना की जाती थी। मुरुगन तमिल देश के सबसे प्राचीन एवं सर्वप्रमुख देवता थे। मुरुगन का एक दूसरा नाम वेलन भी था। तो देखिए, तमिल में या फिर जो दक्षिण भारत था, बात करेंगे संगम काल के समय, तो मुरुगन सबसे प्रमुख देवता थे। इनके अतिरिक्त विष्णु, शिव, इंद्र, बलराम, कृष्ण, इन सब की भी पूजा होती थी।
दक्षिण भारत में मुरुगन की पूजा सबसे प्राचीन मानी जाती है और भगवान मुरुगन से संबंधित त्योहारों का संगम साहित्य में उल्लेख किया गया था। संगम काल में नायक पाषाण काल की पूजा महत्वपूर्ण थी, जो युद्ध में योद्धाओं द्वारा दिखाए गए शौर्य की स्मृति के रूप में चिन्हित किए गए थे। संगम युग में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रसार दिखाई पड़ता है। देखिए, मुख्य रूप से मुरुगन, विष्णु, शिव, इंद्र इन सब की पूजा तो हुआ करती थी, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी थोड़ा सा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया संगम युग की अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था की बात करेंगे दोस्तों, तो आपने पीछे देखा है कि भूमि राजस्व मतलब कृषि यहाँ की प्रमुख व्यवस्था होने वाली है। देखिए, कृषि मुख्य व्यवसाय था और चावल सबसे आम फसल थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है कि किस युग की महत्वपूर्ण फसल कौन थी, चावल थी। हस्तकला में बुनाई, धातु के काम और बढ़ईगिरी, जहाज निर्माण, मोतियों, पत्थरों तथा हाथी दांत का उपयोग करके आभूषण बनाना आदि शामिल था। तो इनके प्रमुख व्यवसाय कौन कौन से? देखिए, कृषि में चावल सबसे प्रमुख था। इसके अलावा हस्तकला में बुनाई, धातु के काम और बढ़ईगिरी में देखेंगे तो जहाज निर्माण, मोतियों, पत्थरों और हाथी दांत का उपयोग करके आभूषण बनाना शामिल था। संगम युग की महत्वपूर्ण विशेषता इनका आंतरिक और बाहरी व्यापार था। सूती और रेशमी कपड़ों की कताई एवं बुनाई में उच्च विशेषता प्राप्त थी। पश्चिमी देशों में विशेष रूप से उरियर में बुने गए सूती वस्त्रों की बहुत मांग थी। देखिए, उरियर ये एक जगह है, यहाँ पर जो सूती वस्त्र बनाए जाते थे, पश्चिमी देशों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। पुहार शहर विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। तो ये पुहार शहर का भी नाम याद रखिएगा, संगम काल से जुड़ा जो विदेशी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि कीमती सामान वाले बड़े जहाज इस बंदरगाह में प्रवेश करते थे। वाणिज्यिक गतिविधि के लिए अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह टोंडी, मुसीरी, उरकई, अरिकमेडु, मरकानम आदि थे, है ना। अगस्टस, टाइबेरियस और नीरो जैसे रोमन सम्राटों द्वारा जारी किए गए कई सोने और चांदी के सिक्के तमिलनाडु के सभी हिस्सों में पाए गए हैं, जो समृद्ध व्यापार का संकेत देते हैं। देखिए, ये सब यूरोपीय राजा हैं, अगस्टस, टाइबेरियस, नीरो, इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे ये तमिल में देखने के लिए मिलते हैं। तमिल कहने का मतलब संगम युग के समय में जो तमिलनाडु था वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि विदेशी व्यापार यहाँ पर प्रॉपर हुआ करता था। संगम युग के प्रमुख निर्यात में सूती कपड़े, मसाले जैसे काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी और हल्दी के साथ साथ हाथी दांत के उत्पाद, मोती और बहुमूल्य रत्न आदि प्रमुख थे। इसमें देखिए, विदेशी व्यापार में क्या था, सूती कपड़ों का व्यापार होता था, मसाले का व्यापार होता था। मसाले में काली मिर्च हो गया, अदरक हो गया, इलायची हो गया, दालचीनी, हल्दी और साथ ही साथ देखिए अब क्या था, हाथी दांत का उत्पाद हो गया, मोती, बहुमूल्य रत्न आदि प्रमुख थे। व्यापारियों द्वारा आयातित वस्तुओं में घोड़ा, सोना, चांदी और मीठी शराब आदि प्रमुख थी। अब जो आयातित वस्तु थे उसमें कौन कौन प्रमुख था? घोड़ा, सोना, चांदी और मीठी शराब को ये आयात करते थे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब देखिए यहाँ से मौर्य काल शुरू हो रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने संगम काल को पूरा डन किया है। अब अगली क्लास से मौर्य वंश को स्टार्ट करेंगे। और देखिए, ये जो सीरीज चल रही प्राचीन भारत के इतिहास की, इसके बाद हम लोग मध्यकालीन के भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास पूरा पढ़ेंगे। अगर आप पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज, लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न के अनुसार, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। और ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप फ्री में पूरी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री के साथ साथ इन्वायरमेंट स्टडी, जियोग्राफी, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।